एक ऐसा लड़का जिसे कोई भी पीट पाट कर आगे चला जाए, वो मेहनत करके दुनिया का ताकतवर तरीन कुंफू फाइटर बन जाए। तो हमारी आज की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। जो जापान में रहने वाला एक कोरियन लड़का था, जिसका सपना फाइटर प्लेन का पायलट बनना था। तो इसीलिए वो जापानी एयरफोर्स ट्रेनिंग के लिए रवाना हो गया अपने दोस्त जुनबी के साथ। पर जब वो वहां पर पहुंचे तो जापानियों ने उनके साथ बहुत ही सौतेला व्यवहार किया और सभी कोरियन को रस्सियों के साथ बांध दिया और उन पर जुल्म सितम किए। और तभी वहां पर उनका कमांडर केटू आ गया और उसने सभी कोरियन की रस्सियां खोलने को कहा। जैसे ही उनकी रस्सियां खुली, उनमें से एक नौजवान ने केटू को गालियां देना शुरू कर दी। केटू ने चोई को लड़ाई के लिए ललकारा और कहा कि अगर तुम मुझसे लड़ाई में जीत जाते हो तो मैं सभी कोरियन को जाने दूंगा। चोई ने उसका न्योता स्वीकार किया और दोनों में खूब लड़ाई हुई। चोई ने शुरू में कोरियन फाइटिंग का इस्तेमाल किया, पर केटो एक महारत याफ्ता योद्धा था। उसने चोई को गले से पकड़ लिया। इससे पहले कि वो उसे जान से मार देता, तभी उनके अड्डे पर अमेरिकी विमानों ने हमला कर दिया। सभी लोग वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकले। चोई भी अपने दोस्त जुनबे के साथ टोक्यो में एक छोटी सी दुकान पर काम करने लगा। जब सब ठीक चल रहा था, तभी वहां पर यकूजा और उसके गैंग के कुछ आदमी आ धमके और जुनबे से भत्ता मांगने लगे। जुनबे ने साफ मना कर दिया कि वो कोई भत्ता वत्ता नहीं देगा। जाओ यहाँ से, मेरा टाइम खोटा मत करो। इस बात पर उन लोगों ने जुनबे को खूब मारा। अपने दोस्त को पिटता देख चोई वहां पर उसे बचाने के लिए आया और उन गुंडों को मारने लगा। पर तभी वहां पर उसकी गर्दन पर यकूजा ने तलवार रख दी। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा गया और उसने अपनी ही पैंट गीली कर दी। यकूजा ने उसे अपना ही पेशाब चाटने को कहा। ये देखकर बाजार में खड़ा हर आदमी हैरान हो रहा था और उसका मजाक बना रहे थे और उस पर हंस रहे थे। और तभी वहां पर भीड़ में से एक आदमी निकला, हेड पहने, जिसका नाम बुम्सो था। उसने चोई को उन गुंडों से बचाया और उन गुंडों को खूब पीटा। चोई छुपकर ये फाइट देखता रहा और उन गुंडों को खूब पीटने के बाद यकूजा ने अपनी हार तस्लीम की और वो वहां से निकल गया। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बुंजो भी एक कोरियन था जो यहाँ पर जापान में रहता था। वो जुनबे और चोई को एक मेले में ले गया, जहाँ पर और भी बहुत सारे कोरियन रहते थे जो मेहनत मजदूरी करते और खाना खाते थे और कमाते थे। और बुंजो उनके ऊपर उनका हेड था, जो उनके खाने पीने का बंदोबस्त करता था। यहाँ पर चोई बुम्सो से कहता है कि उसे भी लड़ाई सीखनी है, पर बुम्सो उसे साफ मना कर देता है कि लड़ाई भिड़ाई में कुछ नहीं रखा, एक साधारण सा जीवन बिताओ और खुश रहो। पर जोई अपनी बात पर अड़ा रहा और सारी रात बुम्सो के घर के बाहर बारिश में भीगता रहा। बुम्सो दरअसल जोई का ही कुंफू टीचर था। बहुत अरसा पहले कुछ हालात खराब होने की वजह से जो बुम्सो को वो जगह छोड़कर जाना पड़ी। अब सुबह हो गई थी और चोई उसके घर के बाहर ही बैठा था। अब बुम्सो को ही उसकी जिद के आगे हार मानना पड़ी और वो उसके पास आया और उसे कहा कि ठीक है, वो उसे सिखाएगा। उसने उसे एक कपड़ा और एक किताब दी और उसे कहा कि बिना अन्याय के ताकत दहशत बन जाती है, इसीलिए तुम सिर्फ अपने और दूसरों की रक्षा के लिए ही लड़ोगे। बिला वजह किसी को मारो पीटोगे नहीं और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। अब जोई अपने खाली वक्त में रिक्शा चलाता और बाकी के टाइम में वो बुम्सो से लड़ाई सीखता। एक दिन उसने देखा कि कुछ अमरीकी फौजी एक जापानी औरत को छेड़ रहे हैं। बुम्बे ने उसे चुप करके घर को तरफ चलने को कहा, पर जोई ने उसकी बात नहीं मानी और वो उन गुंडों से जाकर भिड़ गया और उसने उस औरत की इज्जत बचाई और कुछ ही दिनों में वो वहां पर एक शेर के नाम से मशहूर हो गया। और ऐसे ही भी वो जापानी औरतों की इज़्ज़त बचाता रहा अमरीकी फ़ौजियों से। और एक दिन उसने एक योको नामी लड़की की जान बचाई, जिसे बचाते हुए उसे काफ़ी चोटें भी आ गई। अब इधर हम देखते हैं कि याकुज़ा गैंग के आदमी अपनी हार का बदला लेने के लिए मेले में आ धमके हैं और वो बुम्जो के घर के बाहर खड़े। तभी उन्होंने बुम्जो को घेर लिया और उस पर अचानक से याकुज़ा ने वार कर दिया और उसे मार दिया। और जब रात में ये बात जुनबे और बुम्जो को चोई को पता चली, तो वो भागते-भागते वहाँ पर पहुँचे। और तभी जोई ने सोच लिया कि वो अपने गुरु का बदला ज़रूर लेगा और वो याकुज़ा की तरफ अकेला ही बदला लेने के लिए रवाना हो गया। पर रास्ते में बहुत सारे और कोरियन भी उसके साथ मिल गए। यहाँ पर याकुज़ा भी अपने गैंग के साथ तैयार था, क्योंकि वो जानता था कि वो लोग बदला लेने ज़रूर आएँगे। यहाँ पर इन दोनों ग्रुपों के दरमियान खूब लड़ाई हुई और यहाँ पर एक कोरियन ने नीचे से चाकू उठाकर याकुज़ा के पेट में घोंप दिया और वहाँ पर याकुज़ा की मौत हो गई। और तभी वहाँ पर अमेरिकी फ़ौजी आ गए, इन गुटों को लड़ाई से रोका और फिर जोई ने यहाँ से जाने का फैसला कर लिया, क्योंकि उसने उसने सोचा कि वो अपने ग्रुप की ही अपने ही लोगों की रक्षा नहीं कर पाया, इसीलिए वो यहाँ से चला जाएगा और पहाड़ों में जाकर जिंदगी बताएगा। योको ने उसे आकर कहा कि तुम मत जाओ, पर वो फिर भी उसकी बात ना सुनकर पहाड़ों में आ गया और यहाँ पर सख्त से सख्त ट्रेनिंग करने लगा।
यहाँ पर ट्रेनिंग करना उसके लिए काफ़ी मुश्किल रहा। शुरू-शुरू में उसे काफ़ी दर्द झेलना पड़ा, पर आहिस्ता-आहिस्ता वो वहाँ पर रहना सीख ही गया। वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में था, पर आखिरकार वो एक कुंग-फू और महारत याफ़्ता योद्धा बन के ही लौटेगा, उसने सोच रखा था। इसीलिए वो दिन-ब-दिन बेहतर होता गया और मेहनत करता चला गया, और एक दिन वो एक तैयार कुंग-फू फाइटर योद्धा बन के वापस लौट गया जापान में वापस। जापान में आते ही वो एक निंजा-डोजो स्कूल में जा पहुँचा, जो कराटे स्कूल था, और वहाँ पर जाकर उसने वहाँ के लीडर को लड़ाई के लिए ललकारा, और तभी वहाँ पर मौजूद सब लोग उसके फटे-पुराने कपड़ों को देखकर उस पर हँसने लगे। पर उसने वहाँ के लीडर ने वहाँ के अपने एक बड़े फाइटर को उसके साथ लड़ाई के लिए भेजा, पर चोई एक ही वार में सबको चित करता गया। उसने एक ही वार में वहाँ के 10 फाइटर को चित कर दिया। अब वो पूरे जापान में मशहूर हो गया था, हर तरफ उसके ही बहादुरी के चर्चे थे। केटो को ये बात गवारा नहीं थी। वो ये नहीं चाहता कि कोरियन लड़का ये जापान के सारे फाइटर को हराता ही चला जाए, ये कैसे मुमकिन है? इसीलिए उसने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि ये तो चीटिंग करके जीता है। असल में वो चीटिंग कर रहा है, वो असल में कुछ भी नहीं है। फिर एक दिन वो अपने प्यार योको से मिला, और वो उसके हर तरफ अखबारों में चर्चे थे। यहाँ पर केटू अभी जोई के बारे ही में ही बात कर रहा था। फिर उसने जोई की तरफ अपने एक आदमी को भेजा, जो कि जोई को भीड़ में देखकर उसके पेट में चाकू घुसाकर चला गया। किस्मत अच्छी थी कि जोई बच गया, और उसकी देखभाल यूको ने ही की थी। वो उसका बहुत सा ख्याल रखती थी, क्योंकि वो दोनों एक-दूसरे से प्यार करने लगे थे। तभी जोई को जुनबे का फ़ोन आता है और कहता है कि कोई तुम्हें मारना चाहता है, तुमसे बदला लेना चाहता है, तुम्हें सावधान रहना होगा। जब वो जुनबे घर से बाहर आता तो उसके सामने एक फाइटर खड़ा था। उसने उसे एक ही वार में चित कर दिया, पर जब उसे ये पता चलता है कि उसका एक बीवी और बच्चा है, तो वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और उनके पास जाता है और उनसे कहता है कि उसे माफ़ कर दो, वो नहीं जानता था। वो कपड़े दे देता है और उनके पास ही रहने लगता है और कहता है कि वो उनका मरते दम तक ख़्याल रखेगा और ये लड़ाई छोड़ देगा। पर वो उस आदमी की बीवी वहाँ से चली जाती है और उसे माफ़ नहीं करती। पर जोई भी अपनी ज़िद पर अड़ा रहा और वहाँ पर ही बैठा रहा। फिर एक दिन उसने उसके बेटे को पहाड़ियों पर चढ़कर वहाँ का नज़ारा दिखाया, तो उस औरत ने उसे माफ़ कर दिया और उसे कपड़े और किताब वापस देकर कहा कि जाकर भलाई के लिए लड़ो और आम लोगों की मदद करो। फिर उसे केटू का न्योता स्वीकार कर लिया और वहाँ पर केटू से लड़ने के लिए निकल पड़ा, और उसने केटू के सारे आदमियों को एक-एक करके चित कर दिया, और अब केटू की बारी थी और वो दोनों मैदान में उतर आए थे। केटू वो जानता था कि वो चोई को हरा देगा, क्योंकि चोई तो एक आम सा ही फाइटर है। केटू को नहीं पता था कि वो एक फ़ौलाद की ताकत रखने वाला फाइटर बन चुका था। अब उन दोनों के दरमियान खूब लड़ाई होती है और चोई केटू को हर वार में चित कर देता है। अभी चोई के केटू के पैर की हड्डी टूट जाती है और वो सबको रुकने के लिए कहता है। सभी वहाँ पर चोई पर हमला करने लगते हैं, तो केटू उन्हें रोक देता है, और अब केटू भी दूर से अपना वार उस पर आकर रोक देता है, और इस लड़ाई को यहाँ पर केटू ख़त्म कर देता है और अपना सर झुकाकर वो चोई को वहाँ से जाने देते हैं, और इसी के साथ लड़ाई ख़त्म नहीं होती है। तभी वहाँ पर एक बड़ी जंगली भैंस आ जाती है, जिसका वो अकेले ही मुकाबला करता है और उसके सींग तोड़ देता है। ये एक सच्चे कुंग-फू फाइटर की कहानी थी, और इसी के साथ यहाँ पर हमारी स्टोरी का एंड होता है, और ऐसी और स्टोरीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और कमेंट भी कर दें।